हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एयर पॉल्यूटेंट्स के क्लासिफिकेशन, मतलब उनको किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है और इनके सोर्सेस क्या हैं, कहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है। सो स्टार्ट करते हैं। जो एयर पॉल्यूटेंट हैं उनको बेसिकली तीन तरह से क्लासिफाई किया गया है उनकी उत्पत्ति के आधार पर, अकॉर्डिंग टू ओरिजिन। दूसरा, पदार्थ की स्थिति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ मैटर। और तीसरा है स्रोतों के आधार पर, अकॉर्डिंग टू सोर्स। सो एक एक करके देखते हैं। अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? द पॉल्यूटेंट्स दैट आर एमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम आइडेंटिफिएबल सोर्स प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल इवेंट्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ऐसे पॉल्यूटेंट जो आइडेंटिफिएबल हो, जिनकी पहचान की जा सके कि हाँ ये नेचुरल इवेंट्स से आए हैं और ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ से आए हैं। अगर नेचुरल इवेंट्स की बात करें तो डस्ट स्टॉर्म, जो डस्ट स्टॉर्म होता है, मतलब धूल की जो आंधी होती है उसको डस्ट स्टॉर्म बोलते हैं। और वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी फटने से जो प्रदूषक निकलते हैं, तो ये आपके नेचुरल प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। और अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करें तो जो एमिशन होता है व्हीकल्स से और इंडस्ट्रीज़ वगैरह से, तो ये सारे हमारे ह्यूमन एक्टिविटी वाले प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। अगर इन दोनों का संयुक्त देखा जाए एक एग्जांपल के तौर पे, तो स्मोक है, डस्ट है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन, पार्टिकुलेट मैटर्स, ये सारे क्या कहलाते हैं? प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। ओके। सेकंड है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? The pollutants that are formed in atmosphere by chemical interaction between primary pollutants and atmospheric constituent are known as secondary pollutants। मतलब ऐसे पॉल्यूटेंट जो कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट और एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स जब आपस में रिएक्शन करते हैं तब बनते हैं, तो क्या बोलते हैं उनको? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। मतलब प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और एटमॉस्फेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब एटमॉस्फेयर में जो भी पदार्थ अवेलेबल हैं उनके साथ जब प्राइमरी पॉल्यूटेंट मिलते हैं तब बनते हैं हमारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो इनमें कौन कौन से आते हैं पदार्थ? ये हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड, ओजोन, कीटोन, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सब आते हैं इनमें। ये द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ मैटर्स। अगर इनकी बात करें कि किस स्टेट में अवेलेबल हैं पॉल्यूटेंट्स, तो गैसियस स्टेट और पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट्स, तो दो स्टेट में बेसिकली प्रेजेंट रहते हैं। गैसियस स्टेट में जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जितनी भी ये सारी गैसें हैं, तो इस फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे जो पॉल्यूटेंट, उनको क्या बोलेंगे? गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स। नेक्स्ट है पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट्स। ये गैसियस नहीं है, जो पार्टिकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो पीएम होते हैं पार्टिकुलेट मैटर्स, उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो ये कण या बूंदों के रूप में, सस्पेंडेड पार्टिकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे एयर में। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट्स। अगर स्रोतों के आधार पर बात करें तो नेचुरल स्रोतों से भी, हमारे नेचुरल सोर्सेज से भी हमारे पॉल्यूटेंट्स जनरेट होते हैं। तो नेचुरल सोर्स से मतलब किन किन नेचुरल सोर्स से जनरेट होते हैं? जैसे वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, ज्वालामुखी के फटने से, डिफ्लेशन ऑफ सैंड एंड डस्ट, जो सैंड और डस्ट अगर डिफ्लेट होती है, मतलब उड़ती है, तो उससे भी हमारे एयर पॉल्यूटेंट्स जनरेट होते हैं। फॉरेस्ट और वाइल्ड फायर से, आग वगैरह से भी जो जनरेट होते हैं। सल्फ़र स्प्रिंग मतलब कि जैसे जो एसिड रेन होती है बेसिकली, तो ऐसी रेन जिनमें सल्फ़र का कंटेंट हो, तो वो सल्फ़र स्प्रिंग कहलाती है। नेचुरल गीज़र, जैसे आप ज़मीन की गर्मी अगर पत्थर फोड़ के निकाल रहे हो, तो वो प्रोसेस को बोलते हैं बेसिकली नेचुरल गीज़र। तो वहाँ से भी फिर पॉल्यूटेंट जनरेट होंगे जब आप नेचुरल गीज़र वाली मेथड यूज़ करेंगे। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक डिके, ऑर्गेनिक कंपोनेंट या इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को डिके करोगे तो आपके पॉल्यूटेंट जनरेट होंगे। वेजिटेशन डिके, मतलब अगर फूल पत्ती का झरना, बेसिकली जो भी हमारे पेड़ पौधे हैं उनके झरने से, है ना, जब उनकी फूल पत्तियाँ वगैरह ज़मीन में झरती हैं, फिर वो डिकम्पोज होती हैं, तो वो बेसिकली वेजिटेशन डिके कहलाता है। मार्श गैस, मतलब मीथेन गैस का बढ़ना एनवायरनमेंट में, है ना। तो बेसिकली ये सारे हमारे क्या हैं?
नेचुरल सोर्सेज हैं पॉल्यूटेंट्स के, एयर पॉल्यूटेंट्स के, है ना। कॉस्मिक डस्ट भी है, पॉलन ग्रेन है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, सॉइल डेब्रिस है। तो इन सब वजहों से हमारा क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटेंट्स जनरेट होते हैं। अगर मैन मेड की बात करें तो मैन मेड एक्टिविटी में इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्री है, अर्बन सेंटर्स हैं, एयरक्राफ्ट है, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट है, ऑटोमोबाइल है, एग्रीकल्चर है। तो इन सब वजहों से जो भी हमारे डस्ट वगैरह जो आती है एटमॉस्फेयर में, जो पॉल्यूटेंट आते हैं, तो वो मैन मेड सोर्स कहलाते हैं। ठीक है, मैन मेड सोर्स वाले पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। इनके सोर्सेज क्या हैं, तो कहाँ से ये आते हैं बेसिकली, है ना। तो मैनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स आर रिलीज्ड इनटू द एयर फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो विभिन्न स्रोतों से कई प्रकार के प्रदूषक हवा में छोड़े जाते हैं। द मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन आर, जो मेजर सोर्स हैं वो कौन कौन से हैं। ऑटोमोबाइल है, जो गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, तो सबसे मेजर सोर्स वो हो गया। फिर इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है, बर्निंग ऑफ गार्बेज, जो कचड़े को जलाने से जो धुआं निकलता है, ब्रिक किल्न्स, जो ईंट भट्टे होते हैं उनको बनाने में जो धुआं निकलता है। तो ये हमारे मेजर सोर्सेज हैं। ठीक है, दीज सोर्सेज रिलीज पॉल्यूटेंट्स सच एज ऑक्साइड ऑफ कार्बन। तो ये सोर्सेज हमारे कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स रिलीज करते हैं। ऑक्साइड ऑफ कार्बन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोमीथेन जैसे कंपाउंड रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अगर ऑटोमोबाइल की बात करें तो व्हीकल्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 80% ऑफ टोटल एयर पॉल्यूशन। तो जितना भी एयर पॉल्यूशन है उसका 80% अगर देखा जाए तो हमारा मोटर व्हीकल की वजह से होता है। द मेजर पॉल्यूटेंट्स रिलीज फ्रॉम ऑटोमोबाइल, लोकोमोटिव, एयरक्राफ्ट एटसेट्रा। तो मतलब ये सब चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं 80% वातावरण में प्रदूषण फैलाने के। ठीक है, तो इनमें कौन कौन सी गैसें आती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड आती है, हाइड्रोकार्बन आती है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड आती है, ये सब गैसें निकलती हैं। ओके, नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एयर पॉल्यूशन। तो इंडस्ट्रीज सच एज केमिकल इंडस्ट्रीज, पेपर एंड पल्प मिल्स, कॉटन मिल्स, पेट्रोलियम रिफाइनरीज प्रोड्यूस मोस्ट एयर पॉल्यूशन। तो ये जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, पेपर और पल्प मिल हैं, कॉटन मिल्स हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरी हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा एयर पॉल्यूशन प्रोड्यूस करती हैं। द सीमेंट फैक्ट्रीज एमिट डस्ट विच इज़ पोटेंशियल हेल्थ हजार्ड। जो सीमेंट फैक्ट्री से भी जो आपका डस्ट निकलती है तो उससे भी स्वास्थ्य को हमारे खतरा है। द बर्निंग ऑफ सल्फर इन कोल और हैवी ऑयल इन थर्मल पावर प्लांट्स release sulfur dioxide in the air which combine with oxygen and water to form sulfuric acid in atmosphere which is a health hazard, है ना। जो आपका सल्फ़र या जो भी आपका केमिकल यूज होता है थर्मल पावर प्लांट में, है ना, तेलों को जलाने से भी, तो उनसे क्या होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ना, जो ऑक्सीजन के साथ आपका सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो ऑक्सीजन के साथ मिलके या पानी के साथ मिलके वातावरण में सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, जो कि अम्लीय वर्षा पैदा करती है ना। मतलब ऐसे पावर जनरेशन प्लांट जो कि सल्फ़र का यूज करते हैं और फिर एटमॉस्फेयर में सल्फ़र डाइऑक्साइड निकालते हैं, जो कि पानी के साथ मिलके या ऑक्सीजन के साथ मिलके अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जैसे पाई चार्ट यहाँ पे बना हुआ है, तो अगर आप इंडस्ट्रीज़ में देखोगे तो ये 45% एयर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। अगर ट्रांसपोर्ट देखेंगे तो ये 14% है। डोमेस्टिक कुकिंग, जो खाना बनाने से जो कचरा वगैरह फैलता है, तो वो 7% रिस्पॉन्सिबल है। डीजल जनरेटर 9% है ना। डस्ट एंड कंस्ट्रक्शन 8% है, जो माइनिंग वगैरह का काम होता है, तो वो रिस्पॉन्सिबल कितना है, 8% रिस्पॉन्सिबल है एयर पॉल्यूशन के लिए। ओके, नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ गार्बेज। अगर आप गार्बेज को बर्न करते हो तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर्स जैसे डस्ट और स्मोक, ये सब आपके वातावरण में आ जाते हैं, है ना। और इनसे वातावरण हमारा क्या होता है, प्रदूषित होता है। और फिर क्या है, द ओपन बर्निंग ऑफ रिफ्यूज़ एंड म्यूनसिपल
incinerates are also responsible for air pollution. Biomass burning like fire produce nitrogen dioxide into atmosphere. मतलब जो ओपन बर्निंग होती है जो म्यूनसिपल नगर निगम के द्वारा, तो वो एयर पॉल्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। और जो बायोमास है आपकी आग की तरह जलने वाली, वो वातावरण में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पैदा करती है बेसिकली। ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज़ रेडली सॉल्युबल इन वाटर एंड फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। तो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर वातावरण में आ जाती है तो वो पानी के साथ आसानी से घुल जाती है, जिससे कि नाइट्रिक एसिड बनता है, और वो नाइट्रिक एसिड हमारा बारिश के थ्रू ज़मीन पे आता है, सरफेस पे आता है। और ऐसी ही बारिश को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, जिनमें विभिन्न विभिन्न अम्ल मिले होते हैं। ठीक है। ये अम्लीय वर्षा अभी अपन आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे क्या होती है। नेक्स्ट है ब्रिक किल्न्स। तो ब्रिक किल्न्स यूज़ बायोमास और कोल, है ना, बायोमास यूज़ करता है ब्रिक किल्न्स। मतलब जो आप ईंटे के भट्टे हैं तो आप उसमें कोल का यूज़ करते हो बेसिकली, है ना, उस ईंटे को पकाने के लिए। तो बायोमास एंड कोल रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन ऑक्साइड एंड स्मोक एंड डस्ट। तो जब आप कोयले को जलाते हो तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपका कार्बन ऑक्साइड और स्मोक और डस्ट ये सब निकलते हैं, जिससे कि वातावरण हमारा प्रदूषित होता है। तो ये हमारे सोर्सेज हुए कौन कौन से? ब्रिक किल्न्स, बर्निंग ऑफ गार्बेज से, इंडस्ट्रियल एयर पॉल्यूशन और ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन। ये हमारे मेन सोर्सेज हैं एयर पॉल्यूशन के। इसके अलावा भी कुछ हैं सोर्सेज, तो जैसे कि एयरबॉर्न पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो एयरबॉर्न पॉल्यूटेंट्स हैं तो अदर सोर्स इनके क्या हैं? इंसेक्टिसाइड्स हो गया, हर्बिसाइड्स हो गया, रेडियो एक्टिव। इंसेक्टिसाइड मतलब जो आप मीन्स छिड़काव करते हो पेड़ पौधों में, उसमें जो बीज वगैरह अनाज उगाने में जो छिड़काव होता है इंसेक्टिसाइड्स का, तो उससे भी हमारा एयर पॉल्यूशन जनरेट होता है। फिर हर्बिसाइड्स भी वही चीज़ है बेसिकली। रेडियो एक्टिव फॉल आउट अगर हुआ कहीं पे, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हुआ, तो वो भी हमारा एयर पॉल्यूशन के लिए मेन सोर्स है। फिर अगर फर्टिलाइज़र्स को आप अगर बना रहे हो या उसको यूज कर रहे हो तो वो भी हमारा एयर पॉल्यूशन का एक कारण हो सकता है। माइनिंग ऑपरेशन भी हमारे एयर पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं। और लाइव स्टॉक फूड लॉट्स, फीड लॉट्स, मतलब जो पशुओं को जो चारा दिया जाता है, तो बेसिकली इसको कहा जाता है कि आप एक शेल्टर बना के प्रॉपर तरीके से इनकी फीडिंग कराएं, जिससे कि ये जो चारा है तो ये ज़मीन में ना इधर उधर जाए और प्रॉपर यूज हो जाए, जिससे कि वातावरण भी प्रदूषित ना हो और इनको खाना भी मिले। तो ये हमारे एयर पॉल्यूशन के लिए जो जिम्मेदार सोर्स हैं तो वो ये हैं। ओके, सो थैंक यू।